भाग एक। एक लड़की और एक अधेड़ उम्र का आदमी दोनों बिस्तर पर एक दूसरे में पूरी तरह उलझे हुए थे। कमरे की हल्की सी रोशनी में उनका शरीर एक सफ़ेद चादर की नरम परत में लिपटा हुआ था, मानो चांदनी की चादर ने उन्हें अपनी गोद में समेट लिया हो। आदमी का शरीर पसीने से तरबतर था, हर सांस के साथ उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जबकि लड़की की नाजुक उंगलियां उसकी पीठ पर नरम फूल की तरह घूम रही थीं। उनके कपड़े कमरे के कोनों में बिखरे पड़े थे, उसकी साड़ी का पल्लू फर्श पर लहरा रहा था, और अधेड़ उम्र की आदमी की शर्ट बिस्तर के सिरहाने अधूरी तरह फेंकी हुई। हवा में उनकी बढ़ती हुई धड़कनों का संगीत गूंज रहा था, जैसे कोई अनकहा राग दोनों को और पास ला रहा हो। लड़की की सांसें हल्की हल्की काँप रही थी, वह अपनी आंखें आधे बंद किए हुए थी, होठों पर एक मधुर मुस्कान खेल रही थी। हनी, तुम बहुत अच्छे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी आवाज में मिठास घुलते हुए। तुम्हारा हर टच, हर पकड़, वो तकनीक जो तुम जानते हो, वो मुझे पागल कर देती है। आई लव यू सो मच, जॉन। आदमी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर एक गहरा चुंबन जमा दिया, फिर उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया, जैसे कोई प्यासा यात्री अंतिम स्रोत को पी रहा हो। उसकी उंगलियां लड़की की कमर पर दबाव बढ़ाती जा रही थीं, चादर को और सिकोड़ते हुए दोनों को एक दूसरे से जोड़ रही थीं। आई लव यू टू, मेरी जान, उसने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, उसकी गर्म सांस उसके गर्दन की नसों पर महसूस होती हुई। तुम्हारी इस नज़ाकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। हर बार जब तुम मुझे इस तरह देखती हो, जैसे दुनिया में सिर्फ हम दो ही हैं, तो मेरा सारा वजूद तुम्हें खो जाता है। उनकी देहें एक लय में हिल रही थीं, चादर के नीचे छिपे हर स्पर्श में जादू था, उसके हाथ उसके बालों में उलझते, उसकी उंगलियां उसकी पीठ की रीढ़ पर नाचती हुईं। पसीने की बूंदें उनकी त्वचा पर मोती की तरह चमक रही थीं, कमरे में उनकी सांसों का शोर बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। औरत ने अपनी पलकों को धीरे धीरे खोला। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें संतोष से कहीं अधिक चतुराई छिपी हुई थी। उसने अपनी उंगलियों से आदमी के चेहरे को बेहद नज़ाकत से छुआ और धीमे स्वर में बोली, हनी, तुम जानते हो, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे यह यकीन दिला देता है कि दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम्हारा साथ, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ मुझे बार बार तुम्हारे करीब ले आता है। आदमी मुस्कुराया। उसने उसके माथे पर एक कोमल चुंबन रखा और धीमे स्वर में कहा, और तुम यह नहीं जानती कि तुम्हारी मुस्कान मेरे हर फैसले को बदल देने की ताकत रखती है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे सारी दुनिया की चमक तुम्हारी आंखों में उतर आई हो। थोड़ा संभलते हुए लड़की ने अपनी बाहों में उसे और कस लिया, अपनी नाक उसके सीने पर रगड़ते हुए। हनी, तुम्हें याद है ना, तुमने वादा किया था इस बार के दीवा फैशन शो में तुम मुझे ही जिताओगे। जिताओगे ना मुझे? मैं तुम पर कितना भरोसा करती हूँ। उसकी आवाज में एक नन्ही सी शिकायत और बहुत सारा प्यार था, जैसे कोई बच्ची अपने सबसे प्यारे खिलौने से मांग कर रही हो। आदमी ने हंसते हुए उसके होठों को फिर से चूमा, इस बार और गहराई से, उसके बालों से खिलते हुए बोला, बिल्कुल जान, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, चाहे कितने भी पार्टिसिपेंट हों, कितने भी बड़े जज बैठे हों, विनर तो सिर्फ तुम ही होगी मेरी जान। तुम्हारी वो वॉक, वो स्माइल, वो आत्मविश्वास, रैंप पर तुम जैसे चमकती हो, वैसे ही मेरे दिल में हमेशा चमकती रहती हो। बस तुम ऐसे ही मुझे खुश करती रहो, बेड पर अपने ये जादुई शब्द बिखेरती रहो, फिर देखो, जो तुम कहोगी वो सब तुम्हारे कदमों में होगा। सच? उसने शरारत से पूछा। सिर्फ सच नहीं। आदमी धीमे से हंसा, यह मेरा फैसला है। इस शहर में कुछ फैसले तालियों से नहीं, ताकत से लिखे जाते हैं। और मेरी पहुंच वहां तक है जहां लोगों की कल्पना भी नहीं पहुंचती। औरत की मुस्कान में संतोष उतर आया। उसने उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, मुझे पता था, तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। आदमी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें निराश करना मेरे बस की बात नहीं। आखिर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी तो तुम ही हो। कमजोरी? उसने भौहें उठाईं। हाँ। वह हल्का सा हंसा, और शायद सबसे बड़ी ताकत भी। यह कहते हुए वह उस पर और भी हावी हो गया। लड़की मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी,
उसने अपने हाथों को फैलाया और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। तुम्हारे ये वादे ही मुझे इतना जोश देते हैं, हनी, वह फुसफुसाई, उसके कानों को हल्के हल्के काटते हुए। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। लेकिन आज तो बस हम दो ही हैं, पर मुझे डर लगा रहता है कहीं चल कोई और आ गई तो। आदमी ने उसके माथे पर पसीना पोंछते हुए उसके होठों को चूम लिया। तुम पहले से ही मेरी हो, मेरी रानी, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, सिर्फ तुम, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। हर सांस, हर धड़कन तुम्हारी है। ये डीवा शो सिर्फ एक मौका है, लोगों को दिखाने का, जीत तो केवल तुम्हारी होगी। वह उसके सीने पर अपना सिर टिकाए लेटा रहा। लेकिन उसने धीमे स्वर में कहा, अगर किसी ने बीच में आकर खेल बिगाड़ने की कोशिश की तो? आदमी के चेहरे की मुस्कान अब ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता उतर आई। जो लोग रास्ते में आते हैं वे ज्यादा देर तक रास्ते में नहीं रहते। इस दुनिया में जीतने के लिए केवल खूबसूरती काफी नहीं होती, उसके पीछे ताकत, रसूख और सही लोगों का साथ भी होना चाहिए। लड़की ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं तुम्हारे, उसने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया। उसने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में समेट लिया। बस इतना याद रखना, मुझे जीत चाहिए, केवल भाग लेना नहीं। सबसे ऊपर खड़े होकर पूरी ऑडियंस की तालियां सुननी है। आदमी ने आत्मविश्वास से कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट अपने आप हटती चली जाएगी। औरत की आंखों में एक चमक उभरी। उसने धीमे स्वर में कहा, तब मैं भी तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। कहते हुए लड़की की उंगलियां उसके बालों में खो गईं। वह उसे और करीब खींचती रही। आई लव यू, हमेशा, उसने आह भरते हुए कहा। उनकी सांसें एक ही लहर की तरह उठ गिर रही थीं। चादर अब पूरी तरह अस्तव्यस्त हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पसीने की गंध, उनकी गर्म सांसों का मेल माहौल में एक अजीब सा भारीपन ला रहा था। समय जैसे रुक सा गया था। आदमी ने उसे अपनी बाहों में और मजबूती से जकड़ लिया। तुम मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी हो, जान। चाहे रैंप हो या बिस्तर, हर जगह तुम चमकोगी। थोड़ी देर बाद कमरे में पसरी हुई खामोशी मानो अभी अभी गुजरे किसी तूफान की गवाह थी। हल्की पीली रोशनी में बिस्तर की सिलवटें अपने भीतर अनगिनत अनकहे एहसास समेटे हुए थीं। सफ़ेद चादर में लिपटे दो साए एक दूसरे के बेहद करीब थे। कमरे में केवल उनकी धीमी पड़ती सांसों की आहट और धड़कनों की लय सुनाई दे रही थी, जैसे समय भी कुछ पल के लिए ठहर गया हो। भाग 2। सुबह के 10 बज रहे और सुबह की ठंड में चारों तरफ हल्की शांति पसरी हुई थी। लेकिन अनामिका के मन में किसी भी नई सुबह जैसी शांति नहीं थी। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा असंतोष, आंखों में तैरता संशय और हर कदम पर बढ़ती झुंझलाहट इस बात का प्रमाण थे कि वह यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आई थी। वह तेज कदमों से रुद्र के पीछे पीछे चल रही थी, जबकि सामने बाहों में कबीर को उठाए रुद्र बिना किसी जल्दबाजी के आराम से आगे बढ़ रहा था। आखिरकार अनामिका का सब्र टूट ही गया। उसने तेज स्वर में कहा, रुद्र, अब तुमने मुझे परेशान करने का यह कौन सा नया तरीका निकाल लिया है? आखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें मेरी जिंदगी में चैन नहीं दिखता क्या? हर समय कोई न कोई नया तमाशा करते रहते हो। सुबह बिना कुछ बताए सिर्फ इतना कह दिया कि 10 मिनट में तैयार रहना, फिर कबीर को मेरी गोद से उठाकर अपने साथ ले गए। मुझे मजबूरी में तुम्हारे पीछे आना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे पास था। लेकिन अब तो कम से कम बता दो कि यह जगह है क्या? उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ घबराहट भी थी। सामने फैली विशाल इमारत को देखकर उसका मन और भी विचलित हो उठा। वह घर कम और किसी पुराने राजघराने का महल अधिक प्रतीत हो रहा था। ऊंचे ऊंचे पत्थरों से बनी दीवारें, नक्काशीदार खंभे, लकड़ी के विशाल दरवाजे, चौड़े बरामदे, लंबी लंबी राहदारियां और चारों ओर फैली शाही भव्यता देखकर ऐसा लगता था मानो समय कई दशक पीछे लौट गया हो। उस हवेली की विशालता ऐसी थी कि सचमुच उसमें एक पूरा गांव समा सकता था। हवा में पुरानी लकड़ी और चंदन की मिलीजुली सुगंध तैर रही थी, जबकि दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उस घर के गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रही थीं।
उधर रुद्र मानो इस समय किसी और ही दुनिया में था। उसका पूरा ध्यान अपनी बाहों में सुरक्षित बैठे छोटे से कबीर पर था। 7 महीने का वह नन्हा सा मासूम इस नई जगह को देखकर इतना उत्साहित था कि उसकी चमकती आंखें पल पल नई चीजें खोज रही थीं। कभी वह अपनी छोटी सी हथेली से रुद्र के बाल पकड़ लेता तो कभी उसकी शर्ट के कॉलर को कसकर खींच देता। अगले ही पल अपनी नन्ही उंगलियों से उसकी दाढ़ी को छूने लगता और फिर खिलखिलाकर ऐसी हंसी हंसता कि पूरी हवेली की शांत राहदारियों में उसकी मीठी किलकारियां गूंज उठतीं। उसकी मासूम आंखें कभी ऊंची छतों की नक्काशी को निहारतीं, कभी दीवारों पर टंगी बड़ी बड़ी तस्वीरों को और कभी खिड़कियों से आती धूप की सुनहरी किरणों को पकड़ने की नाकाम कोशिश करतीं। ऐसा लगता था जैसे वह इस अनजानी दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज को अपनी यादों में समेट लेना चाहता हो। उसकी हंसी इतनी निर्मल थी कि उस पल उस विशाल हवेली की वीरानी भी जैसे मुस्कुरा उठी। रुद्र ने मुस्कुराकर कबीर के गाल पर हल्की सी उंगली फिराई और फिर अनामिका की ओर देखकर शरारती मुस्कान के साथ बोला, देखो, कबीर को तो कोई परेशानी नहीं हो रही, बल्कि जनाब तो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। अब अगर तुम हर वक्त परेशान रहने की आदत डाल चुकी हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बेटे को अपनी नाराजगी का हथियार मत बनाया करो। देखो तो सही, कितना खुश है। पूरी दुनिया उसके लिए किसी नए खिलौने जैसी है। रुद्र की बात सुनते ही अनामिका ने उसे घूरकर देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र कबीर पर टिक गई। सचमुच वह इतनी खुशी से खिलखिला रहा था कि उसका झूठा गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने होंठ फुलाते हुए धीमे स्वर में खुद में ही बड़बड़ाया, वाह, बड़ा दगाबाज निकला ये लड़का भी। घर पर तो हर समय मेरी गोद से चिपका रहता था, 2 मिनट के लिए भी दूर कर दो तो ऐसे रोता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। और अब देखो जरा, अपने बाप की गोद में ऐसे राजकुमार बनकर घूम रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। बहुत गलत बात है। छोटे लड़के, तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने बनावटी नाराजगी से कबीर की ओर उंगली दिखाई, लेकिन कबीर ने उसकी ओर देखकर होंठ सिकोड़ते हुए ऐसी प्यारी सी मुस्कान दी कि उसका सारा गुस्सा उसी क्षण पिघलने लगा। उसने दोनों हाथ उसकी ओर बढ़ा भी दिए, फिर अगले ही पल रुद्र की शर्ट पकड़कर फिर से खिलखिलाने लगा। यह देखकर अनामिका ने मुंह फेर लिया और बड़बड़ाई, हूँ, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। दोनों एक जैसे हैं। मुझे ही परेशान करने के लिए पैदा हुए हो। रुद्र उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा, जबकि कबीर उसकी हंसी सुनकर बिना वजह खुद भी हंसने लगा। कुछ क्षणों के लिए उस विशाल हवेली में केवल एक मासूम बच्चे की किलकारियां और 2 जिद्दी लोगों की अनकही मुस्कानें ही सुनाई दे रही थीं। लेकिन अगले ही पल अनामिका का ध्यान फिर अपनी उलझनों की ओर लौट आया। उसने चोरी छिपे रुद्र को देखा। उसके मन में अजीब सा सवाल उठ रहा था। यह वही आदमी है जो हर बात पर गुस्से से आग बबूला हो जाता था, जिसकी नाक हर समय गुस्से से लाल रहती थी। कल ही तो इसने जबरदस्ती मुझसे शादी के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे बरसों से हम पति पत्नी हों, जैसे हमारे बीच कभी कोई नफरत थी ही नहीं। आखिर अचानक इसे हुआ क्या है? इतना शांत, इतना खुश। कहीं इसके दिमाग में फिर कोई नई चाल तो नहीं चल रही? उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। जितना वह रुद्र को समझने की कोशिश करती, उतना ही वह उसे और रहस्यमय लगने लगता। इसी उधेड़ बुन में वे हवेली की लंबी राहदारी से गुजर रहे थे कि अचानक वातावरण में एक अजीब सी आवाज तैरने लगी। बहुत धीमी, लेकिन साफ। किसी लड़की की उखड़ी हुई आवाज, जिसमें एक अनोखी मादकता घुला हुआ था। वह आवाज कहीं दूर से आ रही थी, मानो हवेली की दीवारों के भीतर ही छिपी हो। अनामिका के कदम एकदम रुक गए। उसने बिना सोचे समझे रुद्र की कलाई कसकर पकड़ ली। अचानक उसके स्पर्श से रुद्र भी रुक गया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अनामिका की आंखें इस समय घबराई हुई थीं। उसने धीमे लेकिन कांपते स्वर में कहा, सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? यह कैसी आवाज है? कोई लड़की? लेकिन यहाँ? तुम आखिर मुझे कहाँ लेकर आए हो? यह जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। यह हवेली जितनी बाहर से सुंदर है,
अंदर से उतनी ही अजीब महसूस हो रही है। सच सच बताओ, यहाँ चल क्या रहा है? तुम्हारे दिमाग में आखिर है क्या? रुद्र कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने बहुत सहजता से कहा, रिलैक्स अनामिका। जितना तुम सोच रही हो उतना रहस्यमय कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपने दादाजी की पुरानी हवेली लेकर आया हूँ। यह वही घर है जहाँ मेरा बचपन बीता था, जहाँ मैंने जिंदगी के सबसे सच्चे रिश्ते महसूस किए थे। कल हमारी शादी हुई है। चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन हुई तो है। इसलिए मैं चाहता था कि तुम और कबीर इस घर में कदम रखो और मेरे दादा दादी का आशीर्वाद लो। उसकी आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। कमरे में लगी एक विशाल तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, वे आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए आज भी यही हैं। इस हवेली की हर दीवार में उनकी यादें बसती हैं। उन्होंने कभी मुझे और करण को अपने और पराये में नहीं बांटा। जब दुनिया ने स्वार्थ से रिश्ते बनाए, तब उन्होंने बिना किसी उम्मीद के सिर्फ प्यार दिया। आज मैं जो भी हूँ, उसमें उनका सबसे बड़ा हाथ है। इसलिए चाहता था कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा सबसे पहले उनके सामने आए। मुझे विश्वास है कि जहाँ भी होंगे, हमें देखकर खुश होंगे और शायद हमें अपना आशीर्वाद भी देंगे। रुद्र की बात समाप्त होते ही वातावरण में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। अनामिका ने पहली बार उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां न घमंड था, न क्रोध और न ही कोई दिखावा। केवल अपने बीते हुए रिश्तों के लिए सच्चा सम्मान और खोए हुए अपनों की टीस थी। उस पल पहली बार उसे महसूस हुआ कि रुद्र का व्यक्तित्व जितना कठोर दिखाई देता है, उसके भीतर कहीं उतनी ही गहराई भी छिपी हुई है। फिर भी उसके मन के सारे प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए थे। वह चुपचाप उस तस्वीर की ओर देखने लगी, जबकि रुद्र ने कबीर को थोड़ा और कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। नन्हा कबीर अब भी मुस्कुरा रहा था। उसे बड़े की भावनाओं से या उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस अपने खेल में मग्न था और नई चीजों को देखकर और भी ज्यादा उत्साहित हो रहा था। भाग 3। रुद्र कुछ कहने ही वाला था कि उसी क्षण हवेली के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी, मादक और अजीब सी आवाज हवा के साथ बहती हुई उनके कानों तक पहुंची। वह आवाज इतनी हल्की थी कि पहली बार सुनने वाला शायद उसे हवा का भ्रम समझ ले, लेकिन उसमें छिपी खनक किसी सामान्य बातचीत की नहीं थी। उस आवाज में ऐसी निकटता थी जिसने पूरे वातावरण को अस्वाभाविक बना दिया। रुद्र के चेहरे पर उभर रहा गुस्सा पल भर को ठहर गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह धीरे धीरे गर्दन घुमाकर उस दिशा में देखने लगा, जहां हवेली के पिछले हिस्से की एक पुरानी खिड़की आधी खुली हुई थी। वही हिस्सा जहां कभी उसके दादाजी रहा करते थे। हवेली का सबसे शांत, सबसे अलग-थलग और सबसे कम इस्तेमाल होने वाला भाग। वहां इस समय किसी के होने की संभावना ही नहीं थी। यही असंभव बात रुद्र के भीतर एक अनजानी बेचैनी भर गई। कुछ क्षणों तक वह बिना कुछ बोले उसी दिशा में देखता रहा। फिर उसके कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। उसके चेहरे पर अब केवल कठोरता नहीं थी, बल्कि किसी अनहोनी की आशंका भी साफ दिखाई दे रही थी। अनामिका भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर उस सुनसान हिस्से में कौन हो सकता है। पूरे गलियारे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पुराने संगमरमर पर पड़ते उनके कदमों की आवाज ही उस वीराने को तोड़ रही थी। हवा के झोंकों से खिड़कियां चरमरा रही थीं, मानो वर्षों से बंद किसी रहस्य का दरवाजा खुलने वाला हो। जैसे जैसे वे उस कमरे के निकट पहुंचते गए, वह धीमी आवाज और स्पष्ट होती चली गई। अब किसी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कमरे के भीतर कोई मौजूद था। रुद्र ने दरवाजे को पूरी तरह नहीं खोला। उसने केवल हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और अगले ही पल उसके चेहरे की सारी भावनाएं जैसे पत्थर बन गईं। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। जबड़े इतनी मजबूती से भींच गए कि चेहरे की नसें तक उभर आईं। उसकी मुट्ठियां अनायास कस गईं। वह एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, फिर उसकी पहली प्रतिक्रिया अपने बेटे की ओर थी। उसने बिना एक क्षण गंवाए कबीर को अपनी बाहों में कसकर छिपा लिया
उसका छोटा सा चेहरा अपने सीने से लगा लिया ताकि उसकी मासूम निगाहें उस कमरे के भीतर का एक भी दृश्य न देख सकें। उसके भीतर का पिता उस क्षण किसी भी रिश्ते, किसी भी क्रोध और किसी भी अपमान से पहले जाग उठा था। वह तुरंत आधा पलट गया, जैसे अपने बेटे की मासूमियत को उस गंदगी से बचा लेना ही इस समय उसका सबसे बड़ा धर्म हो। लेकिन अनामिका, वह वहीं ठिठक गई। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसकी सांसें अचानक भारी हो गईं। आंखें फैलती चली गईं। सामने जो दृश्य था, उसने उसकी सोच, उसके विश्वास और उसके अतीत के हर घाव को एक साथ झकझोर दिया। कमरे की अस्तव्यस्त हालत अपने आप बहुत कुछ कह रही थी। फर्श पर बिखरे कपड़े, अस्तव्यस्त बिस्तर, आधा खुला पर्दा, हवा में फैली तेज इत्र की गंध और पूरे कमरे में पसरा हुआ अपराध बोध का भारी सन्नाटा, इन सबको देखकर किसी परिचय की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। यह केवल एक शर्मनाक दृश्य नहीं था, बल्कि कई रिश्तों के एक साथ टूटने का क्षण था। अनामिका की दृष्टि पहले उस अधेड़ पुरुष पर गई और फिर उसके बगल में लेटी उस लड़की पर। बस उसी क्षण उसकी पूरी दुनिया जैसे थम गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह लड़की कोई और नहीं थी, रिया, उसकी अपनी छोटी बहन। वही रिया जिसके लिए उसने बचपन में न जाने कितनी बार अपने हिस्से की खुशियां छोड़ दी थीं। वही रिया जिसे उसने हमेशा अपनी बेटी की तरह संभाला था। आज वही रिया उसके सामने थी, और जिस व्यक्ति के साथ थी वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि रुद्र का पिता था। एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र उसके पिता के बराबर थी और जिसके चरित्र की कड़वी सच्चाई अनामिका पहले ही जान चुकी थी। अनामिका के भीतर जैसे किसी ने पिघला हुआ लावा भर दिया। उसकी कनपटियों की नसें दर्द से धड़कने लगीं। माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आईं। उसे ऐसा लगा मानो कमरे की सारी हवा अचानक गायब हो गई हो। वह सांस लेना चाह रही थी, लेकिन हर सांस उसके गले में अटक रही थी। उसके भीतर केवल घृणा नहीं थी, उससे कहीं अधिक गहरा था वह अविश्वास जो उसकी आत्मा को चीर रहा था। उसके मन में एक के बाद एक अनगिनत प्रश्न बिजली की गति से दौड़ने लगे। रिया, तुम यह कैसे? उसे अपना अतीत याद आने लगा। केवल 1.5 वर्ष पहले एक ऐसी घटना जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई थी, उसके कारण उसके अपने माँ बाप ने उसे अपराधी मान लिया था। बिना उसकी बात सुने, बिना उसकी पीड़ा समझे, उसे घर से निकाल दिया गया था। उसकी कोख में पल रहे मासूम बच्चे तक को पाप कह दिया गया था। उसे अपमान, तिरस्कार और अकेलेपन की आग में झोंक दिया गया था। और आज रिया अपनी पूरी इच्छा से उसी रास्ते पर खड़ी दिखाई दे रही थी। अनामिका यह सोच भी नहीं पा रही थी कि यह केवल एक भूल है, मजबूरी है, या फिर सचमुच एक ऐसा निर्णय जिसे रिया ने स्वयं चुना था। उसके भीतर का आक्रोश केवल इसलिए नहीं था कि उसकी बहन एक ऐसे आदमी के साथ थी जो उम्र में उससे बहुत बड़ा था। उसे सबसे अधिक तोड़ रही थी यह बात कि रिया उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी जिसे अनामिका पहले से ही एक स्वार्थी, चालाक और नैतिक रूप से गिरा हुआ इंसान मानती थी। उसके लिए यह दृश्य केवल व्यक्तिगत विश्वासघात नहीं था, यह उन सारे मूल्यों का ढह जाना था जिन पर उसने अपने रिश्तों को खड़ा समझा था। तभी कबीर ने अचानक अपनी मासूम किलकारी भर दी। उस नन्ही सी हंसी ने पूरे कमरे का जमे हुआ सन्नाटा पल भर में तोड़ दिया। दोनों लोगों का ध्यान एक साथ दरवाजे की ओर गया। रुद्र के पिता ने गर्दन घुमाई। उनके चेहरे पर घबराहट की जगह एक विचित्र सी निर्लज्जता थी। कुछ क्षणों के लिए वे केवल सामने खड़े लोगों को देखते रहे, मानो उन्हें किसी के आ जाने से कोई विशेष अंतर ही न पड़ा हो। उनके चेहरे पर पश्चाताप का एक भी स्पष्ट भाव दिखाई नहीं देता था। लेकिन रिया, उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया, मानो उसके शरीर से सारा रक्त खिंच गया हो। उसकी आंखें इतनी फैल गईं कि उनमें केवल भय ही भय दिखाई देने लगा। होंठ कांपने लगे, सांसें अनियमित हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर अचानक अपना संतुलन खो बैठा हो। उसने जैसे ही दरवाजे पर खड़ी अनामिका को देखा, उसके भीतर कुछ पूरी तरह टूट गया। दीदी, शब्द उसके होठों तक तो आए,
लेकिन आवाज बनकर बाहर नहीं निकल सके। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी स्त्री सचमुच अनामिका है। वही अनामिका जो 1.5 साल पहले अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। वही बहन जिसके बारे में उसने न जाने कितनी कहानियां गढ़ी थीं। वही बहन जिसे उसने हमेशा अपने अतीत का बंद अध्याय समझ लिया था। और आज वह उसी क्षण उसके सामने खड़ी थी जब रिया स्वयं अपने जीवन के सबसे शर्मनाक मोड़ पर खड़ी थी। उसके भीतर भय किसी तूफान की तरह उमड़ पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके पैरों के नीचे की पूरी जमीन खींच ली हो। उसके कानों में शोर गूंजने लगा, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे स्वयं उसकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वह बार-बार अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रही थी, मानो केवल चेहरा छिपा लेने से सच्चाई भी छिप जाएगी। उसके मन में केवल एक ही विचार बार-बार घूम रहा था, सब खत्म। अब सब खत्म हो गया। जिस पहचान को बनाने में उसने महीनों लगाए थे, जो सम्मान उसने बड़ी मुश्किल से समाज के सामने खड़ा किया था, अपना सपना, फैशन दिवा के नाम से पहचान जाना, यह सब खत्म हो चुका है एक झटके में यूं ही। और जो झूठ उसने अपने परिवार, अपने परिचितों और पूरी दुनिया से छिपाकर रखा था, उसे लग रहा था कि वह सब एक ही क्षण में बिखरने वाला है। वह घबराकर बिस्तर के कोने की ओर खिसकने लगी। उसकी कोशिश केवल इतनी थी कि किसी तरह वह अनामिका की आंखों से बच जाए। शायद उसने ठीक से देखा न हो। शायद वह पहचान न पाई हो। शायद अभी भी कुछ बच सकता हो। लेकिन यह केवल भय की पैदा की हुई एक असंभव आशा थी। अनामिका की आंखें उससे हट ही नहीं रही थीं। उन आंखों में आंसू नहीं थे, केवल गहरी पीड़ा, टूटा हुआ विश्वास और ऐसी कठोर निराशा थी जो किसी भी शब्द से कहीं अधिक भारी होती है। रिया ने उसी क्षण समझ लिया, अब कोई बहाना पर्याप्त नहीं होगा। अब कोई झूठ इस दृश्य को बदल नहीं सकता। और सबसे कठिन बात यह थी कि उसके सामने खड़ी स्त्री केवल उसकी बड़ी बहन नहीं थी। वह उस अतीत की जीवित गवाही थी जिसे दबाने के लिए रिया ने इतने लंबे समय तक हर संभव कोशिश की थी। अब वह अतीत लौट आया था, उसकी आंखों में, उसकी खामोशी में और उस एक नज़र में जिसने बिना एक शब्द कहे रिया की सारी बनावटी दुनिया को ढहा दिया। भाग 4। रिया के कानों में जैसे ही वह परिचित आवाज पड़ी, कैसी हो रिया? बात नहीं करोगी मुझसे, अपनी दीदी से? उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा लगा मानो समय अचानक कई साल पीछे लौट गया हो। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ सूखकर एक दूसरे से चिपक गए और गले में जैसे शब्द अटक कर रह गए। सामने बैठी लड़की कोई और नहीं, उसकी अपनी बड़ी बहन अनामिका थी, जिसे उसने अपने मन में हमेशा के लिए बीते हुए अध्याय की तरह बंद कर दिया था। लेकिन आज मैं उसके सामने बैठी हुई थी उसके सबसे कड़वे सच के साथ, जिसे वह कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहेगी, खास तौर से अपने माँ बाप के सामने। रिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस बहन के बारे में उसने मान लिया था कि वह अब उनकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन वह वापस आ चुकी थी, और वह भी तब जब वह किसी और आदमी के साथ, जो कि उसे 2 गुना उम्र में बड़ा है, उसके साथ एक बिस्तर में थी। हालांकि इस वक्त अनामिका बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तूफान लिए हुए जो किसी भी क्षण सब कुछ उजाड़ सकता था। रिया के दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे खुद अपने सीने में उसकी आवाज सुनाई देने लगी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और उंगलियां अनायास ही एक दूसरे को कसकर पकड़ रही थीं। बाहर से वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीतर उसका आत्मविश्वास पल पल टूटता जा रहा था। अनामिका की निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं और रिया उन आंखों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसे बार-बार ऐसा महसूस हो रहा था कि अनामिका केवल उसे देख नहीं रही, बल्कि उसके भीतर छिपे हर राज, हर झूठ और हर डर को पढ़ रही है, और किसी भी वक्त उसकी सच्चाई बाहर ले आएगी। उसकी आंखें अनायास ही कमरे में बैठे लोगों की ओर घूम गईं। कभी वह अपने माता-पिता की तरफ देखती, जो नम आंखों से अनामिका को निहार रहे थे, तो कभी करण की ओर, जो पूरी गंभीरता के साथ सब कुछ देख रहा था।
रिया के भीतर एक अजीब सी घबराहट जन्म ले चुकी थी। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, क्या अनामिका उसे उस वक्त पहचान गई होगी? क्या वह आज सबके सामने सच बता देगी? क्या मेरी बनाई हुई पहचान, मेरी सफलता और मेरी इज्जत एक ही पल में खत्म हो जाएगी? हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमकने लगी थी और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि उन्हें नियंत्रित करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ जैसे लकवाग्रस्त हो चुके थे। आवाज गले में ही दम तोड़ रही थी। रिया के मन में बचपन की अनगिनत यादें एक साथ कौंधने लगीं। वही अनामिका, जो हर छोटी बड़ी परेशानी में उसका हाथ थाम लेती थी, आज वही बहन उसके सामने बैठी थी और उसकी आंखों में अपनापन नहीं, बल्कि गहरी चोट, टूटा हुआ विश्वास और दबा हुआ आक्रोश दिखाई दे रहा था। यही बात रिया को सबसे अधिक डरा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर अनामिका ने एक बार बोलना शुरू कर दिया, तो उसकी जिंदगी के सारे बनाए हुए चेहरे उतर जाएंगे। उसका फैशन डीवा सपना भी टूट कर बिखर जाएगा, जिसके लिए उसने न जाने कितनी कुर्बानियां दी थी। उसके भीतर अपराध बोध और भय एक दूसरे से लड़ रहे थे। वह चाहकर भी अनामिका की आंखों में नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि वहां उसे केवल अपना अपराध दिखाई देगा। रिया कुछ बोल पाती, उससे पहले ही उसकी मां तेजी से उठीं और लगभग दौड़ते हुए अनामिका के पास आकर बैठ गईं। कांपते हुए हाथों से उन्होंने अनामिका का चेहरा दोनों हथेलियों में थाम लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने बहुत धीरे से उसके गालों को सहलाया, मानो वर्षों बाद खोई हुई कोई अनमोल चीज उन्हें वापस मिल गई हो। उनका गला इतना भर चुका था कि हर शब्द आंसुओं के बीच टूट टूट कर बाहर आ रहा था। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरी बच्ची, हमें माफ तो कर दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे इस तरह गलत नहीं समझना चाहिए था, तेरी बात भी सुनाई चाहिए थी। एक माँ बाप अपनी संतान को कैसे भूल सकते हैं बेटा? तेरे कमरे की हर चीज वैसी ही रखी थी जैसी तू छोड़कर गई थी। तेरी तस्वीर को देखकर न जाने कितनी रातें रोते हुए गुजारी हैं हमने। शायद हम तुझे समझ नहीं पाए, शायद उस समय हमारा डर हमारे प्यार पर भारी पड़ गया। हम समाज, रिश्तेदारों और लोगों की बातों में इतने उलझ गए कि अपनी ही बेटी का दर्द नहीं देख पाए। लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं था कि हमने तुझसे प्यार करना छोड़ दिया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में आगे कहा, हाँ, हमसे गलतियां हुईं। बहुत बड़ी गलतियां हुईं। लेकिन उस समय हमें यही लगा कि जो फैसला हम ले रहे हैं, वही तेरे भविष्य के लिए सही होगा। हमें लगा कि अगर तू उस बच्चे के साथ अपनी जिंदगी बांध लेगी, तो पूरी जिंदगी संघर्ष ही करती रहेगी। हमने सोचा कि वक्त के साथ तू हमें समझ जाएगी, लेकिन शायद हम यह भूल गए कि माँ बाप का सबसे पहला कर्तव्य अपनी संतान का साथ देना होता है, उसका फैसला छीन लेना नहीं। जब तू चली गई, उस दिन से एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जब हमने तुझे याद न किया हो। हर त्योहार अधूरा लगने लगा, हर खुशी फीकी पड़ गई। मैं हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी बेटी जहाँ भी हो, सुरक्षित हो। लेकिन तूने भी तो एक बार मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी यह नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद हम किस हालत में जी रहे होंगे। अनामिका अब तक चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने उसके बच्चे के भविष्य पर सवाल उठाया, उसके चेहरे पर दबा हुआ दर्द गुस्से में बदल गया। उसने धीरे लेकिन दृढ़ता से अपनी माँ के हाथ अपने चेहरे से हटा दिए। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, लेकिन उनमें लंबे समय से दबा आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी मत कहिए। जिस बच्चे को आप लोग बोझ समझते रहे, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आप सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, उसी दिन मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। अगर मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं होता, तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। उसने मुझे हर उस रात जीने की वजह दी, जब मैं टूटकर बिखर जाना चाहती थी। उसने मुझे हर सुबह उठने की हिम्मत दी, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी थी। इसलिए मेरे बच्चे का अपमान करके मेरे जख्मों को फिर से मत कुरे दिए। अनामिका की आवाज अब पहले से अधिक भारी हो चुकी थी।
उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, आप कह रही हैं कि आपने मुझे ढूंढा? सच बताइए माँ। क्या आपने एक बार भी मुझे फ़ोन किया था? क्या एक बार भी यह जानने की कोशिश की थी कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई? मेरा नंबर तो वही था, फिर आपने कभी कॉल क्यों नहीं किया? या फिर आपको सचमुच यही लगा कि बेटी घर छोड़कर चली गई तो अब उससे छुटकारा मिल गया? आपने समाज की इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को खो दिया और फिर खुद को यह समझाते रहे कि आपने सब कुछ उसके भले के लिए किया। लेकिन क्या कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि उस बेटी ने किन रातों में भूखे पेट सोकर सुबह देखी, किन लोगों की तिरस्कार भरी निगाहें झेलीं, कितनी बार अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोई क्योंकि उसके पास उसे दूध तक पिलाने के पैसे नहीं थे? जब पूरी दुनिया मुझे गलत कह रही थी, तब मुझे केवल अपने माँ बाप की जरूरत थी। लेकिन सबसे पहले आपने ही मेरा हाथ छोड़ दिया। आज आप कह रही हैं कि आपने मुझे याद किया, मगर माँ, याद करना और साथ निभाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मुझे आंसुओं की नहीं, उस दिन आपके विश्वास की जरूरत थी। अगर उस दिन आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा होता, तो शायद आज हमारे बीच इतनी दूरियां कभी पैदा ही नहीं होती। भाग 5। अनामिका की माँ ने कांपते हुए हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू आंखों तक ले जाकर आंसू पोंछे, लेकिन कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो पलकों से नहीं, सीधे आत्मा से बहते हैं। रुंधे हुए गले से उन्होंने कहा, यह क्या बोल रही हो बेटा? हमने तो तुम्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश की थी। पूछो रिया से। तुम ही ने तो गुस्से में अपना नंबर बंद कर दिया था, बताया था रिया ने, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन उसने हार नहीं मानी। वही थी जो हर दिन तुम्हें फ़ोन मिलाती थी। हर बार यही उम्मीद रहती थी कि शायद आज तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे जाए, लेकिन हर बार तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ ही आता था। पहले हमें लगा तुम नाराज़ हो, फिर लगा शायद कहीं सुरक्षित हो और जानबूझकर हमसे दूर रहना चाहती हो। लेकिन धीरे धीरे जब दिन महीनों में बदल गए, तब हमारी उम्मीद भी टूटने लगी। इतना कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने एक पल के लिए रिया की ओर देखा। उस नज़र में एक माँ का गर्व साफ झलक रहा था। तुम्हारे जाने के बाद अगर इस घर में किसी ने खुद को संभाला और हमें भी संभाला, तो वह रिया थी। उसने कभी हमें टूटने नहीं दिया। खुद अंदर से कितनी रोती थी, यह उसने किसी को महसूस तक नहीं होने दिया। वह हर जगह तुम्हें ढूंढती रही। पुलिस स्टेशन गई, पुराने दोस्तों से बात की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, सोशल मीडिया तक खंगाल डाला। उसे पूरा यकीन था कि उसकी दीदी एक दिन जरूर लौटेगी। वह हर त्योहार पर तुम्हारे कमरे की सफाई करती थी, तुम्हारी पसंद की चीजें संभाल कर रखती थी और हर रात सोने से पहले भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी, मेरी दीदी जहां भी हो, बस सुरक्षित हो, बेटा। हमारी हिम्मत तो उस दिन ही जवाब दे गई थी, जिस दिन तुम बिना कुछ कहे चली गई थी। माँ का गला पूरी तरह भर चुका था। उन्होंने कांपते हुए अपने पति की ओर देखा, फिर अनामिका की आंखों में देखते हुए बोली, और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आ गया था। डॉक्टरों ने तो उम्मीद तक छोड़ दी थी। एक तरफ तुम लापता थीं, दूसरी तरफ तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अस्पताल के उस सफ़ेद कमरे में हर बीतता पल हमें डराता था कि कहीं हम तुम्हें खो चुके हैं और अब इन्हें भी न खो दें। मैं खुद टूट चुकी थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि किसका हाथ पकड़कर रोऊं और किसे संभालूं। उस समय अगर रिया नहीं होती, अगर उसने घर की जिम्मेदारियां, तुम्हारे पापा की सर्जरी में खर्च हुए पैसे, अस्पताल के चक्कर, रिश्तेदारों की बातें और हमें संभालने का साहस नहीं दिखाया होता, तो शायद यह घर बिखर चुका होता। शायद मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। इतना कहते हुए उन्होंने गर्व और प्रेम से रिया की ओर देखा। उनकी आंखों में बेटी के लिए अथाह स्नेह था, लेकिन उसी के साथ वर्षों की पीड़ा भी थी, जिसने उनके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी थीं। माँ की हर बात सुनते सुनते अनामिका का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। जैसे ही उसने अपने पिता के हार्ट अटैक की बात सुनी, उसका पूरा शरीर एक पल के लिए सुन्न हो गया। घबराकर उसकी नज़र तुरंत अपने पिता की ओर गई। वह सामने शांत होकर बैठे थे। उम्र ने उनके चेहरे पर कुछ और झुर्रियां जोड़ दी थीं, बालों में सफ़ेदी पहले से कहीं अधिक फैल चुकी थी,
लेकिन उनकी आंखें अब भी उसी गहराई से अपनी बेटी को देख रही थीं। अनामिका ने राहत की एक लंबी सांस ली कि वह आज उसके सामने सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन उसी क्षण अपराधबोध का एक अथाह समुद्र उसके भीतर उमड़ पड़ा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह धीमे धीमे कदमों से उनके पास पहुंची। हर कदम उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वह अपने ही अपराधों के बोझ तले दबती चली जा रही हो। उनके सामने पहुंचते ही उसके भीतर वर्षों से रोके हुए सारे भावनात्मक बांध टूट गए। वह घुटनों के बल बैठ गई और अगले ही पल अपने पिता से लिपट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। टूटती हुई आवाज में उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं आपके सबसे मुश्किल समय में आपके साथ नहीं थी। शायद आपकी इस हालत की वजह भी कहीं न कहीं मैं ही थी। अगर मैं उस दिन घर छोड़कर नहीं जाती, अगर हालात ऐसे नहीं बनते, तो शायद आपको इतना बड़ा सदमा कभी नहीं लगता। लेकिन पापा, अगर आपने उस दिन मेरी बात पर भरोसा किया होता, अगर सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर सच पढ़ने की कोशिश की होती, तो शायद कुछ भी ऐसा नहीं होता। मैं सच में गलत नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की थी आपको समझाने की, लेकिन मेरी आवाज किसी तक पहुंची ही नहीं। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके शब्द आंसुओं में डूबते जा रहे थे। फिर भी अब मुझे किसी शिकायत से ज्यादा इस बात का दुख है कि जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं आपके पास नहीं थी। मैं आपकी बेटी होकर भी आपका सहारा नहीं बन सकी। लेकिन आज आपको अपने सामने देखकर, आपको सुरक्षित देखकर, मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी सबसे बड़ी दुआ सुन ली। अब मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। बस आप ठीक रहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते हुए उसने अपना सिर अपने पिता के कंधे पर रख दिया और बच्चों की तरह सिसक कर रोने लगी। पिछले 1.5 साल का दर्द, अकेलापन, अपमान, गलतफहमियां और बिछड़ने की पीड़ा उसकी आंखों से लगातार बह रही थी। अब तक अपने चेहरे पर कठोरता का मुखौटा लगाए बैठे उसके पिता भी अधिक देर तक स्वयं को संभाल नहीं सके। उनकी पलकों के कोनों पर ठहरे आंसू आखिरकार टूटकर गालों पर बह निकले। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। वही हाथ जिन्होंने कभी उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उसी बेटी के टूटे हुए अस्तित्व को सहलाने की कोशिश कर रहे थे। अगले ही पल उन्होंने अनामिका को कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह आलिंगन किसी औपचारिक क्षमा का नहीं, बल्कि उस पिता का था जिसने अपनी खोई हुई दुनिया को वर्षों बाद दोबारा अपनी बाहों में महसूस किया था। उस क्षण न कोई शिकायत बची थी, न कोई तर्क, न कोई आरोप, सिर्फ एक पिता और बेटी का बिखरा हुआ रिश्ता था, जो आंसुओं की गर्माहट में फिर से जुड़ने लगा था। उनके भीतर वर्षों से दबा अपराध बोध आज पहली बार पूरी ताकत से जाग उठा। उन्हें बार बार वही दिन याद आ रहा था जब उनकी बेटी उनसे सच की उम्मीद कर रही थी और उन्होंने समाज की आवाज को अपनी बेटी की आवाज से ज्यादा महत्व दे दिया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि सबसे बड़ी गलती शायद अनामिका की नहीं, उनकी अपनी थी। यदि उस दिन उन्होंने एक बार अपनी बेटी का हाथ थाम लिया होता, यदि समाज की परवाह छोड़कर उसके साथ खड़े हो गए होते, तो शायद उसे घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता। शायद वह अकेले इतने कष्ट न झेलती, शायद उसकी आंखों की यह वीरानी कभी जन्म ही न लेती। यह पछतावा वर्षों से उनके भीतर किसी धीमे जहर की तरह पल रहा था। बाहर से वह हमेशा मजबूत बने रहे, लेकिन हर रात जब वह अनामिका का खाली कमरा देखते थे, तो उन्हें लगता था कि उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी खो दिया है। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं बेटा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। शायद सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मैं तुम्हारा पिता होकर भी उस दिन तुम्हारी आंखों में छिपा सच नहीं पढ़ पाया। मैं दुनिया की बातों में उलझ गया और अपनी ही बेटी का विश्वास तोड़ बैठा। एक पिता का सबसे बड़ा धर्म अपनी संतान का साथ देना होता है, लेकिन मैं वही धर्म निभाने में हार गया। मुझे हर दिन यही पछतावा खाता रहा कि मेरी बच्ची न जाने किस हाल में होगी, किस दर्द से गुजर रही होगी। भगवान से मैंने कभी अपनी लंबी उम्र नहीं मांगी। बस यही प्रार्थना की कि एक बार तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख लूं। आज तुम मेरे सामने हो। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। अब मैं अतीत नहीं बदल सकता,
लेकिन इतना वादा करता हूं कि इस बार तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, तुम्हारा पिता इस बार तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। उनके शब्दों के साथ ही कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो चुकी थीं। वर्षों से बिखरा हुआ परिवार पहली बार अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वहां सिर्फ आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि गलतफहमियां, अहंकार, पछतावा और वर्षों की दूरियां भी उन आंसुओं के साथ धीरे धीरे बहती चली जा रही थीं। भाग 6। अनामिका के पिता की भीगी हुई आंखें अपनी बेटी के चेहरे पर टिकी थीं। उन आंखों में वही कठोर पिता नहीं था जिसने कभी समाज के डर में अपनी बेटी का साथ छोड़ दिया था, बल्कि वहां केवल एक टूटा हुआ इंसान बैठा था, जो अपनी सबसे बड़ी गलती का बोझ हर सांस के साथ ढो रहा था। कांपते हाथों से उन्होंने अनामिका के सिर पर हाथ फेरा। उनकी उंगलियां जैसे बरसों बाद अपनी बेटी के सिर का स्पर्श महसूस कर रही थीं। अगले ही पल उन्होंने अनामिका का चेहरा दोनों हथेलियों में भर लिया और भर्राए गले से बोले, बेटा, अब और मत सजा दो हमें। जितनी सजा भगवान ने दी है, उससे ज्यादा हम सह नहीं पाएंगे। जिस दिन तुम घर छोड़कर गई थी, उसी दिन इस घर की सारी खुशियां भी तुम्हारे साथ चली गई थीं। यह घर घर नहीं रहा, बस 4 दीवारें रह गईं। तुम्हारी माँ रोज तुम्हारा कमरा साफ करती थी, तुम्हारी तस्वीर के सामने बैठकर रोती थी, और मैं हर रात खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा होता था कि मैं खुद को तुम्हारा पिता कैसे कहूं। उस दिन मैंने समाज के डर को अपनी बेटी से बड़ा समझ लिया था और उसी एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन गले में अटके शब्द जैसे बाहर आने से इनकार कर रहे थे। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुमने अभी अपने बच्चे की बात कही ना। अगर सच में तुमने उसे जन्म दे दिया है तो उसे भी अपने साथ ले आओ बेटा। वह बच्चा हमारा खून है, हमारी पहचान है। अब हमें दुनिया की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, आज यह सब हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। अगर उस मासूम ने बिना किसी कसूर के इतने साल पिता के प्यार से दूर रहकर जिंदगी काटी है, तो अब हम उसकी हर कमी पूरी करेंगे। उसे अपनी गोद में खिलाएंगे, उसकी हर मुस्कान की वजह बनेंगे। तुम दोनों हमारे साथ रहोगे। मैं वादा करता हूं, इस बार तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, चाहे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने इस बूढ़े पिता को माफ कर दो और वापस घर चलो। इतना कहते कहते उनकी आवाज पूरी तरह कांप गई। उन्होंने अनामिका का माथा चूम लिया। उनके आंसू अनामिका के बालों पर गिर रहे थे। वह बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे, मानो बरसों का बिछड़ाव कुछ ही पलों में मिटा देना चाहते हों। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि हर किसी को केवल उनके टूटे हुए दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। अनामिका की आंखें भी नम हो चुकी थीं। उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। जिस पिता के मुंह से उसने कभी अपने लिए केवल ताने और कठोर शब्द सुने थे, आज वही पिता उसके सामने हाथ जोड़ने को तैयार बैठे थे। उसके भीतर वर्षों से जमा दर्द और आज सामने बैठा पश्चाताप, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि अनामिका अपने होंठ खोलकर कुछ कह पाती, अब तक पूरी तरह शांत बैठा करण अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने बेहद सम्मान से अनामिका के माता पिता की ओर देखा और शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में बोला, मुझे माफ कीजिए अंकल, लेकिन भाभी अब आपके साथ नहीं रह पाएंगी, और छोटे कबीर भी आपके साथ नहीं रह पाएगा। हाँ, अगर आप चाहे तो उससे मिल सकते हैं, लेकिन उसे आप हमेशा के लिए यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि वह सिर्फ भाभी का बेटा नहीं है, वह हमारे घर का वारिस है, मेरा भतीजा। शायद भाभी आपको अभी तक सब कुछ बता नहीं पाई हैं। कुछ ही दिन पहले भाभी और मेरे बड़े भाई रुद्र की शादी हो चुकी है। कबीर के असली पिता मेरे भाई ही हैं। जो कुछ 1.5 साल पहले हुआ था, वह भाई की कायरता नहीं थी, वह हालात का सबसे क्रूर खेल था। गलतफहमियों ने दोनों को अलग जरूर कर दिया था, लेकिन किस्मत ने आखिरकार उन्हें फिर से एक कर दिया। इसलिए अब भाभी और कबीर हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे।
करण के शब्दों ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। उसकी आवाज में अपने भाई के लिए अटूट विश्वास साफ झलक रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर एक बार सच सबके सामने आ गया तो कोई भी रुद्र को गलत नहीं ठहरा पाएगा। करण के होठों पर कबीर का नाम देते ही अनायास मुस्कान आ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सच यही छोटा सा बच्चा था। उसकी मौजूदगी ही हर रिश्ते को एक नई दिशा देने वाली थी। करण की बात सुनकर अनामिका कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत रह गई। हाँ, कुछ ही दिन पहले तो उसने मजबूरी में रुद्र से शादी की थी। अगर वह शादी नहीं हुई होती तो शायद आज वह यहाँ बैठी भी नहीं होती। वह जिद्दी, सनकी और हद से ज्यादा हुक्म चलाने वाला आदमी उसे इतनी आसानी से घर से बाहर निकलने देता, ऐसा तो वह सोच भी नहीं सकती थी। यह याद आते ही अनामिका के भीतर फिर से रुद्र के लिए गुस्से की लहर उठी। उसका मन किया कि अभी उसी वक्त उसका नाम लेना भी बंद कर दे, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर अपने भीतर उठ रहे तूफान को दबा दिया। आज का दिन रुद्र के बारे में सोचने का नहीं था। आज बरसों बाद उसे अपने माता पिता मिले थे और वह इस अनमोल पल को किसी भी कीमत पर अपने गुस्से की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती थी। उधर करण की बात सुनते ही अनामिका के पिता के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में फिर वही पिता वाला गुस्सा लौट आया जो अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कौन है वह लड़का? और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि पहले मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर इतने समय बाद वापस आकर उससे शादी भी कर ली? अगर वही आदमी था जिसने मेरी बेटी को अकेला छोड़ दिया था तो वह उसके लायक कभी हो ही नहीं सकता। जिसने मेरी बेटी को उसके सबसे कठिन समय में सहारा नहीं दिया, उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर तुमने क्या सोचकर उससे शादी कर ली, अनामिका? क्या तुम्हें अपने दर्द, अपने आंसू, अपनी बेइज्जती कुछ भी याद नहीं रहा? अनामिका अभी जवाब देने के लिए अपने होंठ खोल ही रही थी कि करण ने तुरंत बीच में विनम्रता से कहा, अंकल प्लीज, आप भाई को गलत मत समझिए। अगर गलती होती तो सबसे पहले मैं खुद उनके खिलाफ खड़ा होता, लेकिन जो हुआ उसमें भाई का इरादा नहीं, हालात जिम्मेदार थे। उन्होंने कभी भाभी को धोखा नहीं दिया। उन्हें भी उतना ही दर्द मिला है जितना भाभी ने सहा है। बस दोनों की कहानी का दूसरा पहलू अभी तक आपके सामने आया ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी विनती करता हूं कि सिर्फ एक बार भाई से मिल लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि वह गलत हैं, तो मैं खुद आपके फैसले के साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन बिना पूरी सच्चाई जाने उन्हें दोषी मत ठहराइए। यहाँ केवल भाभी और भाई की जिंदगी का सवाल नहीं है, छोटे कबीर का भविष्य भी इसी फैसले पर टिका हुआ है। एक बच्चे को उसके माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए, उससे उसका यह अधिकार मत छीनिए। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नज़र उसी छोटे से चेहरे पर टिक गई। जाने क्यों, हर बार जब भी करण कबीर की मासूमियत को सामने रखता था, सबसे कठोर दिल भी कुछ पल के लिए पिघल जाता था। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। अनामिका के पिता के चेहरे पर फैला गुस्सा पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी तीव्रता जरूर कम हो गई। उन्होंने करण को लंबे समय तक देखा, फिर धीरे से नजरें झुका लीं। एक पिता होने के नाते उनका दिल अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था, लेकिन एक नाना होने के नाते वह उस मासूम बच्चे का भविष्य भी दांव पर नहीं लगा सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने भीतर उमड़ रहे गुस्से को फिलहाल शब्दों में बदलने के बजाय चुप्पी में कैद कर लिया। हालांकि उनके चेहरे की कठोर रेखाएं साफ बता रही थी कि रुद्र के प्रति उनकी नाराजगी अभी जिंदा थी और इतनी आसानी से खत्म होने वाली भी नहीं थी। अब फैसला केवल भावनाओं से नहीं, पूरी सच्चाई सामने आने के बाद ही होने वाला था। भाग 7। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें अनामिका पर टिकी हुई थीं। कोई उसकी वापसी से स्तब्ध था, कोई वर्षों के बिछोह के बाद उसे अपने सामने पाकर भावनाओं में डूब चुका था। लेकिन उसी भीड़ के एक कोने में, दीवार के सहारे लगभग जड़ बनी खड़ी रिया की दुनिया किसी भूकंप की तरह हिल चुकी थी। उसके चेहरे पर जितनी शांति दिखाई दे रही थी, उसके भीतर उतना ही भयानक तूफान उठ रहा था। उसकी उंगलियां अनायास ही एक दूसरे में कसती चली जा रही थीं। हथेलियों में पसीना भराया था, जबकि कमरे में ठंडी हवा चल रही थी।
उसकी सांसें तेज थीं, मगर वह उन्हें नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि किसी की नज़र उसके चेहरे पर ठहरे नहीं। उसकी आंखें बार बार अनामिका के चेहरे पर टिकतीं और अगले ही पल घबराकर हट जातीं, मानो वह किसी इंसान को नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े विनाश को सामने खड़ा देख रही हो। नहीं, यह वापस कैसे आ सकती है? उसके भीतर कोई लगातार चीख रहा था। यह तो हमेशा के लिए चली गई थी। फिर आज क्यों? आखिर आज ही क्यों? उसका पूरा शरीर डर से काँप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके वर्षों से बड़े जतन से बनाए गए महल की नींव में किसी ने बारूद भर दी हो और बस एक चिंगारी का इंतजार हो। वह राज, वही गंदा, सड़ा हुआ, घिनौना राज, जिसे उसने अपनी मुस्कान, अपने आंसू, अपने झूठे त्याग और बनावटी अपनापन की परतों के नीचे इतने वर्षों से दबाकर रखा था। अगर अनामिका ने एक शब्द भी बोल दिया, अगर उसने सिर्फ एक सच अपने माता पिता के सामने रख दिया, तो सब कुछ उसी क्षण खत्म हो जाएगा। उसकी बनाई हुई पहचान, उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसका यह तथाकथित आदर्श बेटी वाला स्थान, सब कुछ पल भर में राख बन जाएगा। उसके मन में ईर्ष्या किसी जहरीले नाग की तरह फुफकार रही थी। वह अनामिका को घूरते हुए भीतर ही भीतर जल उठी। फिर आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा आती थी, सबका प्यार छीनने। उसके होठों पर एक पल के लिए ऐसी कड़वी मुस्कान आई जिसमें नफरत के अलावा कुछ नहीं था। उसके लिए अनामिका कभी सिर्फ बड़ी बहन नहीं रही थी, वह हमेशा एक ऐसी परछाई रही थी जिसके सामने वह खुद को छोटा महसूस करती थी। बचपन से घर में हर बात पर अनामिका की तारीफ होती थी। उसकी समझदारी, उसकी सादगी, उसका स्वभाव, हर चीज की तुलना रिया से की जाती थी। और जब आखिरकार किस्मत ने अनामिका को इस घर से दूर कर दिया, तब जाकर पहली बार रिया को लगा था कि अब यह घर सचमुच उसका है। उसने उसी खालीपन को अपने हिसाब से भरना शुरू किया था। उसने अपने माता पिता का विश्वास जीता, उनका सहारा बनी, उनके आंसू पोंछे, उनके हर दुख में साथ खड़ी रही। कम से कम बाहर से तो यही दिखाई देता था, लेकिन उस चेहरे के पीछे कितने झूठ, कितनी चालें और कितने समझौते छिपे थे, यह केवल वही जानती थी। एक पल के लिए उसके भीतर कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि उसने मन ही मन अनामिका को कोसना शुरू कर दिया। दोगली लड़की, फिर लौट आई सब कुछ छीनने। अभी तक जो कुछ मेरा है, सब पर फिर से अपना हक जमाने। माँ पापा फिर उसी के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। उसकी एक मुस्कान पर सब कुछ भूल जाएंगे। मैं जिसने इनके सबसे बुरे दिनों में इन्हें टूटने नहीं दिया, जिसने हर महीने घर में पैसे पहुंचाए, जिसने इनकी दवाइयाँ खरीदी, जिसने इनके सामने कभी अपनी तकलीफ तक जाहिर नहीं होने दी। मैं एक पल में पराई हो जाऊंगी। उसके भीतर का गुस्सा अब डर से भी बड़ा होता जा रहा था। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं थी कि अनामिका लौट आई है, उसे तकलीफ इस बात की थी कि कहीं उसका बनाया हुआ साम्राज्य उसके हाथों से फिसल न जाए। उसकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। वे रातें जब वह किसी अंधेरे कमरे में बैठकर अपने फैसलों पर समझौता करती रही। वे पल जब उसने सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी आत्मा तक गिरवी रख दी। वे दिन जब उसने खुद को मजबूत दिखाने के लिए हर भावना को दबा दिया और एक अधेड़ आदमी के बिस्तर तक पहुंच गई थी ताकि सबकी जरूरतें पूरी कर सके और सब कुछ सही कर सके। क्या उसे स्वीकार था एक बूढ़े आदमी के साथ अपनी अस्मिता का सौदा करना? लेकिन उसने किया क्या? उसे खुद से नफरत नहीं होती थी? होती है, अभी भी होती है। वह जवान खूबसूरत लड़की है, उसे भी एक जवान खूबसूरत नौजवान की चाहत थी। लेकिन उसके किस्मत के हिस्से कौन आया था? एक 58 साल का बूढ़ा इंसान। उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों थी? और सामने बैठी अनामिका, उसकी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है? अच्छा न करने के बावजूद भी उसे हमेशा अच्छा क्यों मिल जाता है? और उसके माता पिता ने कभी यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि अचानक उनके घर में पैसे आने कहाँ से शुरू हो गए। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि उनकी बेटी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कैसे निभा रही है। वह तो बस अपनी दूसरी बेटी के जाने के गम में डूबे थे, उन्हें अपनी छोटी बेटी का कोई होश ही नहीं था। और फिर दिखाई दिया भी तो क्या, बस इतना दिखाई दिया कि उनकी बेटी सफल हो रही है, सम्मान कमा रही है, उनका सिर ऊंचा कर रही है।
और उन्होंने उसी पर गर्व करना शुरू कर दिया। यही गर्व तो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। गलत ही सही पर थोड़ा तो उनके सामने अहमियत हासिल कर ही चुकी थी। लेकिन अब अगर अनामिका ने उसके उन काले रास्तों की एक झलक भी दिखा दी, तो वही माता पिता जो आज उस पर गर्व करते हैं, शायद उसी चेहरे की ओर देखना भी पसंद न करें। रिया ने अपने जबड़े इतनी मजबूती से भींच लिए कि उसके गालों की नसें तक उभर आईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक तैर गई, डर, नफरत, असुरक्षा और क्रोध का ऐसा मिश्रण जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। पहली कह रही थी, भाग जा, अभी यहीं से दूर चली जा, जब तक कोई कुछ पूछे नहीं। दूसरी आवाज उससे भी ज्यादा खतरनाक थी, नहीं, अगर बचना है तो अनामिका को बोलने का मौका ही मत दे। उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। बाहर से उसने अपने चेहरे पर वही सहज मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसके कदम अब अनजाने में पीछे हटने लगे थे। वह बहुत सावधानी से भीड़ से अलग हुई ताकि किसी का ध्यान उस पर न जाए। उसने एक बार फिर पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। सब लोग अभी भी अनामिका में खोए हुए थे। किसी की नजर उस पर नहीं थी। यही मौका था। उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाए, फिर बिना कोई आवाज किए मुड़ी और लंबी सांस लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसके हर कदम में बेचैनी थी, मानो वह किसी सुरक्षित जगह की ओर नहीं बल्कि किसी नई साजिश की तरफ जा रही हो। उसके दिमाग में योजनाएं बिजली की गति से बन और बिगड़ रही थीं। उसे हर हाल में अनामिका से पहले कुछ करना था, कुछ ऐसा जिससे सच बाहर आने से पहले ही दम तोड़ दे। लेकिन रिया अपनी घबराहट में एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। उसे लगा कि इस वक्त हर व्यक्ति की तरह अनामिका भी अपने माता पिता की भावनाओं में डूबी होगी। उसे क्या पता था कि वर्षों की तकलीफों ने अनामिका को लोगों की आंखें पढ़ना सिखा दिया था। पूरे समय जब सब उसे गले लगाने और आंसू बहाने में व्यस्त थे, उसकी नज़र बार बार उसी कोने की तरफ उठ रही थी जहां रिया खड़ी थी। उसने रिया की आंखों में वह घबराहट साफ देख ली थी जो किसी निर्दोष इंसान की नहीं होती। उसने उसके चेहरे पर उभरते और अगले ही पल गायब हो जाते भाव भी देख लिए थे। उसने उसके कांपते हाथ, उसके पीछे हटते कदम और बिना किसी को बताए कमरे से निकल जाने की जल्दबाजी भी देख ली थी। अनामिका की आंखों में एक गहरी, रहस्यमयी गंभीरता उतर आई। उसके भीतर जैसे किसी पुराने जख्म ने फिर से करवट ली। उसने बिना कुछ कहे धीरे से अपने माता पिता का हाथ छोड़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान अब भी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता चमक रही थी। अगले ही पल वह भी बिल्कुल खामोशी से मुड़ी और उसी दिशा में चल पड़ी जहां कुछ क्षण पहले रिया गायब हुई थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि इस घर के सबसे बड़े सच का दरवाज़ा उसी कमरे के पीछे छिपा हुआ है, और आज वह दरवाज़ा खुलकर ही रहेगा। कहानी लिखने और अपलोड करने में समय लगता है, बड़ी कहानी को मैं कुछ मिनट में नहीं लिख पाती हूँ। माफ़ करिएगा, मुझे समय तो लगेगा ही अपलोड करने में। और कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही कहानी मैं अब तक लाती रहूं। धन्यवाद। आपकी लेखिका एंजल।